हेलो, मैं सईद सिद्दीकी। आज हम इस वीडियो में भारत के पहले जनरल इलेक्शन और भारत में इलेक्शन का प्रोसेस क्या है उसको देखेंगे। किसी भी देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है और उस इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एक फ्री एंड फेयर और इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल बॉडी का होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए हमने 1950 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को क्रिएट किया, जिसकी फाउंडेशन 25 जनवरी 1950 को रखी गई। उसी 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस दिए हुए हैं। उसी में आर्टिकल 326 में हिंदुस्तान में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को रखा गया, जिसके बेसिस पर हिंदुस्तान में 18 साल से ऊपर के तमाम लोगों को इलेक्शन में वोट का हक दिया गया। ये एज 1989 तक 21 साल थी, जिसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 18 साल की गई। ये इलेक्शन कमीशन भारत में पार्लियामेंट यानी लोकसभा राज्यसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और स्टेट असेंबलीज़ के इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। इसके अलावा हमने 2 एक्ट भी पास किए, जिसे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के नाम से जानते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 में क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर्स की लिस्ट कैसे तैयार की जाएगी और किस स्टेट को कितनी सीटें मिलेगी, ये सब चीज़ों को रखा गया। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स वो बताया गया है। उसके बाद इलेक्शन में एक मेंबर कितना एक्सपेंडिचर या कितना खर्चा कर सकता है उस बारे में बताया गया है। वोट की काउंटिंग कैसे होगी वो बताया गया है और इलेक्शन कंडक्ट कैसे किए जाए, ये सब चीज़ें आरटीए 1951 में बताई गई है। अभी हम लोकसभा के इलेक्शन के कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। लोकसभा के इलेक्शन के लिए कैंडिडेट हैं, उनकी उम्र 25 साल मिनिमम होनी चाहिए। इसके बाद पहले जनरल इलेक्शन में करीब 489 सीट्स के लिए इलेक्शन कंडक्ट किया गया था, जो बाद में बढ़कर अभी 550 मैक्सिमम सीट हो गई है, जो अभी आज की डेट में 543 है। इसको 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया गया है। अगर 2026 के बाद डिलिमिटेशन होता है तो ये सीट बढ़कर 846 तक हो सकती है। डिलिमिटेशन यानी बाउंड्री का एडजस्टमेंट, पॉपुलेशन के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी की तादाद को बढ़ाना या कम करना, उसको डिलिमिटेशन कहा जाता है। पहला जनरल इलेक्शन भारत में अक्टूबर 1951 से शुरू होकर फरवरी 1952 तक चला और पहली सीटिंग अप्रैल 1952 में बुलाई गई। 1951 की सेंसस के हिसाब से भारत में कुल 36 करोड़ की आबादी थी, जिसमें 49% वोटर्स इनरोल्ड किए गए थे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू, जो मिला के अराउंड टोटल नंबर ऑफ वोटर्स 17 करोड़ के आसपास होते हैं। 50 से ज़्यादा पार्टी ने पहले जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिसमें करीब 14 नेशनल पार्टीज़ थी। टोटल 1874 कैंडिडेट्स अपनी किस्मत आजमा रहे थे, जिसमें अराउंड 533 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे। इस इलेक्शन में बड़ी पार्टी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड करने वालों में जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री थे। भारतीय जनसंघ को लीड करने वालों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। BR अम्बेडकर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो बाद में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनी, उसको लीड कर रहे थे। किसान मजदूर प्रजा पार्टी की कमान JB कृपलानी के हाथों में थी और सोशलिस्ट सोच रखने वाले JP नारायण और राम मनोहर लोहिया सोशलिस्ट पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे थे। ये 489 सीट्स को 25 स्टेट्स में डिवाइड किया गया था। इस 489 सीट्स पर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए पूरे भारत में तकरीबन 2,24,000 पोलिंग बूथ लगाए गए थे। इसका टोटल वोटर टर्नआउट 45% के करीब आया, जिसमें बड़ी पार्टी जैसे INC को मेजॉरिटी मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 472 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें 364 सीटें उनके हिस्से में आई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 16 सीटें जीती। इसी तरीके से सोशलिस्ट पार्टी ने 254 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिसमें 12 में उनको जीत मिली। किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 144 में से 9 सीटों पर कामयाबी मिली। इसी तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भारतीय जनसंघ ने 49 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जिसमें 3 सीटें उनके हिस्से में आई। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद सेकंड नंबर पर आने वालों में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की तादाद ज़्यादा थी। जीतने वालों में बड़े नाम गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, JB कृपलानी, रफ़ी अहमद कुदवाई, KD मालविया और श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह अहम थे। अनफॉर्चुनेटली हारने वालों में बड़ा नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर का था,
जो बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल से लड़ रहे थे, उनको हार का सामना करना पड़ा। हालांकि बाद में उनको राज्यसभा भेजा गया। इसी तरीके से आचार्य कृपलानी फैज़ाबाद यूपी से हार गए। इलेक्शन के नतीजे के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर बने और लीडर ऑफ हाउस बने। उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन का कोई पोस्ट नहीं था। बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन के पोस्ट को 1969 में क्रिएट किया गया। अभी हम कुछ इलेक्शन में रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। इससे पहले वोटर्स को अगर 10 कैंडिडेट है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो वो 10 में से किसी एक को चुनना पड़ता था। कंपल्शन हो जाता था कि अगर 10 के 10 कैंडिडेट्स को अगर वो नहीं चाह रहे तो भी एक को चुनना पड़ता है। उस कंपल्शन को हटाने के लिए ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया कि नन ऑफ द अबव यानी नोटा का ऑप्शन वोटर्स को दिया जाएगा। ये नोटा के ऑप्शंस को 2013 में छत्तीसगढ़ के इलेक्शन में पहली बार इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 2014 के जनरल इलेक्शन में पूरे हिंदुस्तान में नोटा का इस्तेमाल हमको देखने को मिला। हम अब तक जनरल इलेक्शन बैलेट पेपर से कराते आ रहे थे, जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं था और उसके ऊपर हमारा एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा लग रहा था। इसलिए हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल शुरू किया। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल पहली बार 1982 के केरला के बाई इलेक्शन में हमको देखने को मिला और फॉर्मल तौर पे पूरे इंडिया में 2004 के जनरल इलेक्शन में EVM का इस्तेमाल पूरे तरीके से हमको देखने को मिला। इसके बाद सबसे बड़ा और सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल रिफॉर्म हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया TN सेशन के दौर में देखने को मिला। वो हिंदुस्तान के 10वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जिनका टेन्योर 1990 से 1996 के बीच का था। उन्होंने अपने दौर में काफ़ी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए, जो आज हम इलेक्शन प्रोसेस इम्पार्शियल है, फ्री है, फेयर है, उसमें TN सेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जाए, वोटर लिस्ट को किस तरीके से टैकल किया जाए, डुअल वोटर लिस्ट ना हो जाए, उस बात का ध्यान रखा जाए। इलेक्शन में कैंडिडेट कितने एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उस पर एक तरह की रोक लगाई जाए। उसके बाद नोट के बदले वोट जैसी चीज़ें थी जो इलेक्शन प्रोसेस में, उसको ख़त्म किया जाए। इलेक्शन प्रोसेस में गवर्नमेंट मशीनरी और गवर्नमेंट फंड का इस्तेमाल को कम किया जाए, लिकर के इस्तेमाल को कम किया जाए। ये सब चीज़ों पर TN सेशन ने काफ़ी हद तक ध्यान दिया, जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस को और स्ट्रेंथन किया। उन्होंने अपने दौर में इलेक्शन एक्सपेंडिचर के करीब 40,000 अकाउंट को रिव्यू किया और उसमें उन्होंने पाया कि 14,000 के करीब अकाउंट ऐसे हैं जो इलीगली तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने 14,000 कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया। इसके अलावा उन्होंने पंजाब और बिहार के इलेक्शन में मैल प्रैक्टिसेस के बुनियाद पर उस इलेक्शन को कैंसिल किया। TN सेशन एक एक्स ब्यूरोक्रेट भी थे। उनको उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव काबिलियत की बेसिस पर, उनको गवर्नमेंट सर्विस के बेसिस पर 1996 में रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया। इसी तरीके से इलेक्शंस के रिगार्डिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए हमारे एक्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी की किताब अनडॉक्यूमेंटेड वंडर द ग्रेट इंडियन इलेक्शन को आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें इस तरीके से बहुत सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को बताया गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।